जाती थी तो लोग गाली देते थे, और आज जो अपनी बेटी को पढ़ाने की बात नहीं करना चाहता, लोग उसको गाली देते हैं। ये उलट देना, इसको क्रांति कहते हैं। ये हमारे पुरखों ने किया कि 500 सूरवीर मूल निवासी योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को, वो पेशवा जो हमारे मूल निवासी समाज के गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधते थे, और इतना नहीं, अपनी महिलाओं को नंगा करके उनको वो सभाओं में बेचने का काम करते थे। उनके खिलाफ पूना के अंदर मूल निवासी योद्धाओं ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई को लड़ा, और 500 योद्धाओं ने 28,000 जुल्मी पेशवाओं को हरा करके भारत में एक नया इतिहास रचा। वो इतिहास विजय कोरेगांव, भीमा कोरेगांव विजय दिवस के नाम पर आज दुनिया में, आज विश्व में विश्वविख्यात है। हमारे पुरखे इस देश में ऐसे क्रांतिकारी काम करके गए, ऐसी जनसभाएं न जाने कितनी लग रही हैं, ऐसे भाषण सुन सुन के हम न जाने कितने बोर हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। ज्योतिबा फूले साहब ने कहा था विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त के अभाव में मूल निवासियों का, शूद्रों का, अतिशूद्रों का, भारत के गुलामों का पतन हुआ। गाड़गे बाबा कह रहे थे अपने कपड़े मत पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना, टूटी छत में रह लेना, पत्ते पे रख के खाना खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना मत भूलना। लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा शेरनी का दूध है, तो क्या आपका बच्चा इस शिक्षा शेरनी के दूध को पी करके दहाड़ रहा है? क्या आपके लोग, आपके वो पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब के टाइम पे गद्दार थे, क्या आज भी वो ईमानदार बनने की तरफ एक कदम रखते हैं? आप देखिए उनको, वो आज भी बेईमान है। क्यों बेईमान है? क्योंकि हमने अपने पुरखों के आंदोलन को समझा नहीं है। हमने उस सावित्रीबाई फूले को नहीं समझा जो कोरोना काल में, जिसको बीमारी लोग कह रहे हैं कि वो छूने से लगती है। अरे सावित्रीबाई फूले के जमाने में भी एक प्लेग की बीमारी आई थी जो छूने से लगती थी। सावित्रीबाई फूले ने सैकड़ों बच्चों की जाने, सैकड़ों लोगों की जाने, अपनी जान को कुर्बान करके बचा दी। और एक समय आया कि वो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद उस बीमारी की गिरफ्त में आ गई। लेकिन आज के समय में वो जो लोग अपने पुरखों का भी नाम लेते हैं, इक्वलिटी की, समानता की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, रैदास, भगत सिंह की बात करते हैं, वो अपने ही घरों में अपनी महिलाओं के साथ कितनी आजादी देते हैं, अपने बच्चों को कितनी सामाजिक चेतना की तरफ, इस देश की उन्नति की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। वो अपने बच्चों को एक पाठ पढ़ाते हैं, बेटा बड़ा आदमी बनना, बेटा बड़ा आदमी बनना। और वो बच्चा रोज ये सुन सुन करके एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। जैसे आज हमारे 3 बच्चे एमबीबीएस बन गए। ये एमबीबीएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एमबीबीएस हैं, बहुत सारे डॉक्टर, मिनिस्टर और जज हैं। बाबा साहब कहते थे जिस दिन हमारे समाज में चंद डॉक्टर, वकील, जज पैदा हो जाएंगे, हमारे समाज की तरफ कोई उंगली भी उठाकर नहीं देखेगा, आंख उठाकर नहीं देखेगा। आज हजारों डॉक्टर है, आज हजारों वकील हैं, आज हजारों डीएम, एसडीएम है। आज भी 3,500 बलात्कार, 3.5 लाख केस महिलाओं के खिलाफ एक साल में दर्ज होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हर साल 3.5 लाख ऐसी डकैत, 3.5 लाख बलात्कार, 3.5 लाख केस महिलाओं के खिलाफ, छेड़छाड़ के, बलात्कार के दर्ज होते हैं। और ऐसे कितने केस जो थाने तक नहीं जाते, जो लाठियों से दबाए जाते हैं, जो गांव समाज के ताने बाने में कहीं दबा दिए, दफन कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा बेटा बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि हमने उसको बड़ा आदमी बनने का सपना दिखाया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को बड़ा आदमी नहीं बनाओ, उससे पहले आदमी बनाना होगा। अगर वो आदमी नहीं बनेगा, अगर वो समाज में उठना बैठना नहीं सीखेगा, तो सबसे पहले वो अपने छोटे आदमी को, जो सबसे ज्यादा उसके नजदीक है, उसको लात मारेगा। और वो कौन है? वो उसके माँ बाप है।
वो उसका समाज है, वो उसका देश है। और आज का वो पढ़ा लिखा आदमी, आज का वो नौजवान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, मेरे समाज के युवाओं को मेरा ये संदेश है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहे, दूसरे वो ऐसो आराम के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे, समाज का नेतृत्व करे, समाज का मार्गदर्शन करे, समाज को संगठित करे, समाज को जागरूक करे। लेकिन आज हमारे समाज के नौजवान जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो फूले, जो रैदास, जो कबीर इस देश के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्रांति करके गए, उस रैदास को भूल गए जिस रैदास ने कहा ऐसो चाहूं राज में, अरे मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सबको इक्वलिटी मिले, सबको रोटी मिले, इज्जत मिले, सबको अधिकार मिले, सब बराबर बसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में कोई घुसे और घुसकर के समझ में आ जाए ये चौहान का मकान है, ये चमार का मकान है, ये मुसलमान का मकान है, ये हिंदू का, ये ब्राह्मण का, ये मुसलमान का मकान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने कही ये बात? संत रैदास ने, ऐसो चाहूं राज में। और उस राज को लाने के लिए उन्होंने बोला पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, पराधीन तो बेदीन है सभी समझे हीन। ऐसा राज की कल्पना संत रैदास ने की और कहा जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जाति को रोग। जाति को क्या बोला? रोग बोला। और आज उसी रैदास, कबीर, नानक, फूले, अंबेडकर, जिस अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश करो, ये किताब लिखी, आज हमारे समाज के ही अंदर जाति पे गर्व करने की भ्रांतियां अंबेडकर के नाम पे फैलाई जाती है। जिस रैदास ने कहा पत्थर पूजा ना करूं, ना कोई देवी देवा, और तीरथ व्रत में ना कोई जानू, करूं संतों की सेवा। मैं तो इंसानों की सेवा करता हूं, मैं ये पत्थर, मेरे कोई तीर्थ नहीं, व्रत नहीं। उस रैदास के नाम की घंटी बजा करके आज हमारे समाज को लूटा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फला धर्म के देवी देवता, पत्थर पूजा मत करो। लेकिन अगर आप किसी दुर्गा के नाम पे लुटना नहीं चाहते तो आप अंबेडकर के नाम से लूटो, आप रैदास के नाम से लूटो। आपको लूटने के तरीके उन्होंने तैयार किए हैं। लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने इस लोकतंत्र को दिया और उस लोकतंत्र में आपको एक अधिकार, एक ताकत, एक तलवार दी। लोकतंत्र में बंदूक की गोली काम नहीं करती है। लोकतंत्र में जो बंदूक दिखा करके आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं, इस देश के तमाम लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसलिए लोकतंत्र में बंदूक की गोली नहीं, बोली की गोली काम करती है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे मेरे समाज के बच्चों, तुमको बोलना सीखना होगा, बोलने की कला तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। अब तुम कितनी भी डिग्रियां कर लो, कितना भी कॉन्फिडेंस भर लो, अगर तुम क्लास में नहीं बोलते हो, अगर तुम प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते हो, जनसभा में नहीं बोलते हो, उस विधायक को, उस सांसद को, उन नेताओं को गिरवान पकड़ के नहीं पूछते हो 5 साल की स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, हमारे बच्चे को स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है और तेरे बच्चे को इंग्लिश खिलाई जाती है। तेरा बच्चा इंग्लिश खाए, मेरा बच्चा खिचड़ी खाए, तो किसकी नौकरी लगेगी? इस गरीब किसान मजदूर के बेटे की, जिसको लोकतंत्र में वोट का अधिकार दिया। और उस वोट के अधिकार को बाबा साहब ने कहा ये वोट अपनी बेटी की इज्जत की तरह समझना। और हमने उस वोट को 500 रुपए में बेचने की शुरुआत की है। कितनी बड़ी बेशर्मी, इतनी बड़ी बेशर्मी कि एक वोट 500 रुपए, 5 साल 500 रुपए, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। और एक दिन के हिस्से में एक दिन आपका 27 पैसे में बिक रहा है। आप टूर्नामेंट के नाम पे बिक रहे हो, आप रैली में मुर्गे के नाम पे बिक रहे हो, उनकी एसी की गाड़ी में चंद मिनट, उनकी डल्लब की कुर्सी पे बैठने के लिए चंद मिनट आप बिक जा रहे हो। इलेक्शन में वो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम बना दी। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वालों झूठों से, आपके पाप वालों से, कि तुमने दिल्ली में अपने बेटे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाया क्या? मैंने पूरे दिल्ली के सारे सांसद और विधायक की लिस्ट निकाली और उसमें एक भी विधायक ऐसा नहीं है, एक भी सांसद ऐसा नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बच्चा ऐसा नहीं है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो।
सरकारी मास्टर सरकारी नौकरी खाता है, सरकारी मास्टर सरकारी नौकरी को अच्छी समझता है, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था में उसकी कोई रुचि नहीं है। सरकारी स्कूल में बैठने वाला मास्टर रोज रिपोर्ट लिख के भेजता है, मेरा स्कूल सबसे अच्छा है। सरकार में बैठने वाला डीएम रोज सरकार को रिपोर्ट भेजता है, मेरा जिला बहुत अच्छा है। वो सरकार में बैठने वाले मंत्री, विधायक, सांसद कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमने किया है, हमने सबसे ज्यादा उन्नति की है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे, आप बेजुबान लोगों से, आप गूंगे लोगों से, कि क्यों नहीं पूछते उससे कि तेरा बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, तेरा बेटा सरकारी अस्पताल में दवाई खाना क्यों नहीं चाहता है। अगर सरकार अच्छी है, अगर सरकारी स्कूल अच्छा है, सरकारी मास्टर बहुत अच्छा है, तो वो अपने बच्चे को उस स्कूल में क्यों पढ़ाना नहीं चाहता। मैंने पूछा उनसे, वो कहते हैं सरकारी स्कूल में अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचो, इस देश के गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटी के लिए उन्होंने खाई खो दी है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाले लोगों से, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका विनाश करने वाले लोगों से, कि वन नेशन वन इलेक्शन बात करते हो, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो, वन टैक्स की बात करते हो, वन राशन कार्ड की बात करते हो, तो एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हो। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, डीएम का बेटा, मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा भी उसी किताब को पढ़ना चाहिए जिस किताब से हमारा बेटा और बेटी पढ़ते हैं। अभी एमबीबीएस के बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के गए होंगे, हिंदी से गए होंगे तो उधर उल्लू की तरह देखते होंगे। हमने भी हिंदी में पढ़ा, जब हम इंग्लिश मीडियम में जाते तो हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसे हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होंगे जो आज भी अपने आप को हिंदी इंग्लिश में कमजोर समझते होंगे। अरे मैं तो इतनी रिपोर्ट मेरे पास है कि हमारे 5वीं पास बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता है, और सबसे बड़ी तनख्वाह वाला मास्टर उस स्कूल में पढ़ाता है। और अफसोस ये नहीं है कि सत्ता पे बैठे आलिया ब्राह्मण कर रहे हैं, हमारे ही कौम का, हमारे ही खून का मास्टर बैठा है, और जब उसका अधिकार की बात आती है तो वो कहता है मैं सरकार का नुमाइंदा हूं। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर ज्योतिबा फूले के आंदोलन की बात है, आज अगर फूले रैदास कबीर नानक की बात है और उस आंदोलन को लेके आगे बढ़ना है, तो करना क्या है यह भी तो समझ आना चाहिए। आज जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आज तो सारे आपके पास आ रहे हैं। 1.5 साल पहले कहां थे कोरोना में? जो आज सड़क को नीले कपड़े से, लाल कपड़े से, भगवा कपड़े से रंग रहे हैं, मैं अपनों से भी पूछ रहा हूं, मैं कोई फरेज नहीं करता हूं, मैं सबसे पूछूंगा, मेरा अधिकार है। वो तब कहां थे जब मेरे देश के लोग कोरोना से नहीं मर रहे थे, कोरोना के गैर जिम्मेदारी के बंदोबस्त मर रहे थे, जब मेरे देश के लोगों की लाशें नदियों में बह रही थी और वो कह रहे थे कि हमारे धर्म में लिखा है कि लाशें दफनाई जाती हैं, लाशें बहाई जाती हैं। तब कहां गया था वो धर्म? लेकिन वो धर्म सरकारी संस्थानों को भगवा रंग में रंगने के लिए है, वो धर्म सरकारी टॉयलेट को रंगने के लिए है, और ये सिर्फ इसलिए है कि आप और हम लोग अपने उस वोट के अधिकार को, अपनी उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सिर्फ विधायक और सांसद बनाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, हमारे लोग और लोग जो राजनीति में हैं, वो सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि जब भी विधायक बन जाओगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कितने राज्यों में हमारी राज्य सरकार है? बताओ किसी एक राज्य में उन्होंने इक्वल एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया क्या? बताओ किसी एक राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1968 के तहत उन्होंने 7,8,771 रुपए भी हमारे उस गरीब किसान मजदूर को दिए क्या? अरे कोरोना के काल में मजदूर एक्ट खत्म कर दिया, सारे सरकारी संस्थानों को बेच दिया, और आप कह रहे हो भारत राष्ट्र, भारत हमारी माता है। जिस माँ के तुमने आंचल को बेचा, जिस माँ के तुमने दामन को बेचा, जिस माँ के तुमने हाथ पैर गुर्दे फेफड़े आंख नाक कान को चीर चीर करके बेच दिया, तुम कैसे माँ के बेटे हो? ये बेटे कैसे हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। ये जो आज सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, बीएचएल को बेच रहे हैं, एमटीएनएल को बेच रहे हैं, अरे सड़क को बेच दिया। हर 35 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा के एक बार गाड़ी खरीदी थी और रोड टैक्स जमा किया था, और उसके बाद फिर टोल टैक्स दे करके
टोल टैक्स दे करके प्राइवेट लालाओं के हाथों में आपके संस्थानों को बेचा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई आदमी अपने घर की लेटरिन को बेच दे, किराए पे दे दे, कोई आदमी अपने घर के मकान को पूरे किराए पे दे दे, भाड़े पे दे दे, उसको क्या कहना चाहिए? अच्छा आदमी, वो अच्छी सरकार, वो अच्छे दिन है। अरे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो अपने सरकार, अपने देश की संपत्ति को भाड़े पे देता है, जो अपने घर को भाड़े पे देता है? क्या कहते हैं उसको? भड़वा। जो भाड़े पे देता है उसको क्या कहते हैं? मौद्रीकरण सुना है? मेरे नौजवानों सुनो, मौद्रीकरण कह रहे हैं वो। मौद्रीकरण सरकारी संस्थानों को किराए पे देना। इंटरनेट पे डालो अभी मौद्रीकरण क्या है, आपको लिखा आएगा सरकारी संस्थानों को किराए पे देना, भाड़े पे देना। और देश की संस्थानों को भाड़े पे देने वालों को सिर्फ भड़वा कहने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब की गुलामगिरी किताब, आप पढ़िए इसको। बिना पढ़े लड़ नहीं सकते हो, और जो बिना पढ़े लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो दो चार आपके पढ़े लिखे बच्चों पे केस तो डलवा सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बना नहीं सकते। इसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं, इस किताब को ओबामा ने पढ़ा, और ओबामा ने पढ़ के अपने देश में जाके कहा कि दुनिया में एक आदमी था जो अमेरिका के गुलामों की और भारत के गुलामों की लड़ाई अगर लड़ रहा था तो वो ज्योतिबा फूले थे। इस किताब में ज्योतिबा फूले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को शाम को भाड़े पे देते थे और सुबह लेकर के आ जाते थे। आज अगर वो इस देश के संस्थानों को भाड़े पे दे रहे हैं तो अचंभे की बात नहीं है। उन्होंने तो अपनी माँ, बहन, बेटी ऋग्वेद में पढ़िए, सामवेद में पढ़िए, यजुर्वेद में पढ़िए, मनुस्मृति में पढ़िए, रामचरितमानस में पढ़िए, जहाँ लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, जहाँ लिखा है जे वर्णादम तेली कुमारा स्वपच की रात कोल कलवारा। ये वर्णों में अधम, अहीर, पासी, खटी, गडरिया, जुलाए सब नीच हैं, इनको पीटना चाहिए, ये लिखा है। तब ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं इनको भड़वा नहीं, इनको इस किताब में ज्योतिबा फूले साहब ने कुछ लिखा है, मैं यहां नहीं बोल सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर के ज्योतिबा फूले साहब ने कहा था उनको, अरे जिन्होंने अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ रेप किया हो वो देश के साथ क्या कर सकते हैं, ये सोच के रखो। इसलिए अंत में बस एक बात कहना चाहता हूं, वो बात है कि ये भाषण तो कोई भी आएगा, कोई भी सुना के चला जाएगा, लेकिन मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आखिर आपको करना क्या है। हमारे इस आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में, वामसेव संगठन ने पूरे देश में एक आंदोलन चलाया। हमारा बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा और हमारे इस बहुजन आंदोलन में मान्यवर काशीराम साहब ने 1984 में एक हमें स्पष्टता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हम 85% मूल निवासी समाज के लोग, हम इस देश के मूल निवासी हैं, सच्चे मालिक हैं, और हमारे ऊपर ये 15% लोग राज करके सर पे ताज बन के बैठे हैं। उन्होंने कहा इस ताज को उतार करके जीना सीखो। लेकिन ये ताज उतार कर जब हम जिए तो हमारा स्टेटस इतना ही था कि भले ही हम राष्ट्रीय स्तर के संगठन और शक्ति बन गए, लेकिन नेता तो दूर की बात है। एक दौर आया, पीए भी पैदा होने बंद हो गए। पीए भी इस 15% के सर पे पूंछ वाले जानवर से रखने की मजबूरी आपकी बन गई। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में अगर जियोगे तो ये आपको चुभेगी, ये आपकी जेब खराब कर देगी, इससे आपको लगेगा कि मुझे गंजा कर दिया है। इसलिए मैं आपको एक अलग सिद्धांत देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप इसमें असहाय महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि इसके बगैर आपकी जवान बेटी की शादी की तारीख आप नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम तक आप नहीं रखते हो। इससे पूछते हो 5 चुटिया वाले आतंकवादी से। जब आप मकान बनाते हो उसमें घर में घुसने की भी आजादी इससे मांगते हो। इस व्यवस्था में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो। इसलिए इस व्यवस्था को नकारने की जरूरत है। एक नई व्यवस्था आपको जीने की, आपको बनाने की, आपको निर्माण करने की जरूरत है। वो है ये सेल्फ मोटिवेट बटन वाला पेन। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने दीपक स्वयं बनो, अबुआ दिशुम अबुआ रात। रैदास ने कहा, रैदास सुख बसंतु दो ही थाम, रैदास सुख बसंतु दो ही थाम, एक शमशान घाट, एक स्वराज और दूसरा मरगट धाम। अपने राज में सुख है या फिर शमशान घाट में सुख है, दो ही जगह है, ढूंढो।
तो अपनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ ऑपरेट, सेल्फ एजुकेट, सेल्फ एजुकेट होकर के व्यवस्था को चलाए। हमारा पीएम होना चाहिए, हमारा एपीए होना चाहिए, हमारा सीएम होना चाहिए, हमारा नेता, हमारा प्रवक्ता होना चाहिए। टीवी में बैठते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता भी उनका, आप पार्टी का भी उनका, बीजेपी का भी उनका, कांग्रेस का भी उनका। अरे हमारे समाज के आदमी कहां हैं? लेकिन आपके समाज का नेता दलितों का नेता, उनका नेता देश का नेता। आपकी बेटी की इज्जत लुटे तो वो चमार, पासी, खटीक, तेली, गुजर, अहीर, गडरिया, पासी, पिछड़े, अति पिछड़े की बेटी, और उनकी बेटी देश की बेटी। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जीना अगर छोड़ दोगे तो अब तब जाकर के हम इस देश में हुक्मरान जमात बन सकते हैं। हुक्मरान बनने से कुछ नहीं होगा, हुक्मरान जमात बनने से होगा। ये जो आपके पुरखों ने संदेश दिया कि इस देश में अगर इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ना है तो 3 लोगों से सावधान होना होगा। इसी किताब में ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि एक छुरा कसाई होता है। कौन होता है? छुरा कसाई, जो छुरे से काटता है। ये ज्योतिबा फूले की इस किताब में एक छुरा कसाई होता है जो छुरे से काटता है, और एक कलम कसाई होता है जो डेमोक्रेसी में आपको कलम से काटता है। डीएम की कुर्सी पे बैठ के, एसडीएम की कुर्सी पे बैठ के, मंत्री, विधायक, मास्टर, डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के, आपके गांव के राशन डीलर की कुर्सी पे बैठ के आपका राशन खा जाता है। आपके गांव की प्रधान की कुर्सी पे बैठ के आपकी लैट्रिन भी खा जाता है। ऐसा कहते हैं ना। ये जो कलम कसाई है, इससे सावधान होने के लिए ज्योतिबा फूले साहब ने कहा कि ये 2 कसाई हैं, इन कसाईयों से संभल जाओ। आज मैं तीसरा कसाई आपको बताना चाहता हूं। अंत में कहता हूं, वो तीसरा कसाई है जबान कसाई। मेरे जैसा कोई आएगा, अंबेडकर की बात करेगा, रैदास की बात करेगा, फूले की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, और आपको कहेगा जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो मोदी ने भी तो की थी संविधान की बात, संसद में घुसने से पहले मत्था फोड़ लिया था अपना, और आज वो संविधान के एक आर्टिकल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक आर्टिकल नहीं, पहले आर्टिकल से इंडिया दैट इज भारत, हम भारत के लोग, इंडिया जो कि भारत है उसको भारत नहीं कहते, वो हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान कहने का मतलब है कि ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और संविधान के पहले पन्ने पे लिखा इंडिया दैट इज भारत। जिसने पहले पन्ने का पहला आर्टिकल का उल्लंघन किया वो क्या मानेगा? लेकिन आज लोकतंत्र की बात करने वाले, हो सकता है मेरे जैसे जबान कसाई आएंगे, मीठा बोलेंगे, अंबेडकर, रैदास, फूले की बात करेंगे, लेकिन जब उनके चरित्र और व्यवहार को देखोगे तो वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। मेरे साथियों, ये अफसोस होता है कि जनता को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत है। नेताओं को पता हो ना हो, लेकिन मेरे देश की जनता को पता हो कि बाबा साहब ने लोकतंत्र देते वक्त कहा था, रोकर कहा था। नानक चंद रत्तू ने पूछा था, बाबा साहब आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश के किसान मजदूर, इसकी गलियों से, झोपड़ी से, खेत खलियानों से इस देश का राजा एमपी और एमएलए के तौर पर खड़ा होगा, जीत बन के आएगा। क्या हुआ उस लोकतंत्र में? क्या हुआ उस लोकतंत्र में? रानी के पेट का ऑपरेशन होने के बाद भी हमारी वोट से हमारे ही बनाए हुए नेताओं ने रानी के पेट का ऑपरेशन खोल के अपने भाई, अपने भतीजे, अपनी दादी, अपने पोते, अरे कब्र में पैर रखने वाली दादी को भी सांसद, विधायक, चेयरमैन, प्रधान, सारी कुर्सी पे अपने परिवार के लोगों को बिठाने की पूरी योजना बना दी है। आज एक गरीब का बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? जिसके पास सफेद कार है, जिसके पास सोने की चैन है, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी है, जिसके पास करोड़ों रुपया है, क्या वही चुनाव लड़ सकता है? ये लोकतंत्र के कसाई जो बाबा साहब के आंदोलन के साथ धोखा कर रहे हैं, और इतना ही धोखा नहीं है, इससे भी बड़ा धोखा जो लोकतंत्र का नाम लेते हैं और आपको व्यक्ति पूजा के पीछे लेके चलते हैं। एक व्यक्ति के पीछे चलो, नारा लगाओ, ललित भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान सौंपते वक्त एक भाषण उन्होंने दिया था, मैंने अभी बच्चों को दिया है। वो किताब दिखाना इधर से उठा के, छोटी सी किताब। इस किताब में बाबा साहब का यह अंतिम भाषण 25 नवंबर 19
49 को बाबा साहब ने दिया और उसमें कहा व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता। इसका मतलब व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, फिर भी वो समाज और संगठन से, पार्टी से महान नहीं हो सकता। और जिस दिन वो व्यक्ति राष्ट्र से महान होगा, समाज से महान होगा, संगठन से महान होगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि वो तानाशाह बनेगा। उसको आदत पड़ जाएगी नारे लगवाने की, जय जयकार करने की, अपनी बात मनवाने की। और जब वो तानाशाह बन जाएगा, सबसे पहले वो राष्ट्र, समाज, संगठन और पार्टी को बर्बाद करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे बाबा साहब कह रहे हैं।